नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अभी फिलहाल हमारे देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशंस और जॉब्स के लिए रिजर्वेशन इस प्रकार से हैं। शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% और बाकी 40.5% फॉर जनरल कैटेगरी। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो आरोप लगाते हैं कि शेड्यूल कास्ट में कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनको रिजर्वेशन का लाभ ज़्यादा मिला है। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को तो रिजर्वेशन प्राप्त है आज़ादी के बाद से ही, और ओबीसी को रिजर्वेशन बाद में मिला था मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस के बाद। तो एक्सपर्ट्स का आरोप ये है शेड्यूल कास्ट के अंदर बहुत सारी कास्ट आती हैं और पर्टिकुलरली कुछ कास्ट ऐसी हैं जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ ज़्यादा उठाया है, तो उनकी सिचुएशन पहले के अपेक्षाकृत काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। लेकिन शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ कास्ट ऐसी हैं जो अभी भी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ बहुत ही कम मिला है। तो इस चीज़ को एड्रेस करने का एक सोल्यूशन ये हो सकता है, आप रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न कर दीजिए। जैसे शेड्यूल कास्ट को टोटल रिजर्वेशन है 15%, यानी 100 में से 15 सीट्स आरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट के लिए। तो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये पिछड़ी हुई जातियां हैं, तो इनके लिए 5 जॉब का आरक्षण कर दिया जाए। मतलब जो शेड्यूल कास्ट को 15% रिजर्वेशन है उसमें से 5% रिजर्वेशन इन जातियों के लिए रहेगा और बाकी बचा हुआ शेड्यूल कास्ट का 10% रिजर्वेशन रहेगा बची हुई जातियों के लिए। तो ये हुआ कोटा विद इन कोटा, या फिर आप इसे कह सकते हो सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन के लिए। तो ये तो हमने बात कर ली कोटा विद इन कोटा के बेसिक्स की। अब क्वेश्चन उठता है नया क्या हुआ है, कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की एक बेंच ने कहा है स्टेट्स के पास आज़ादी होनी चाहिए। अगर वो सब कैटेगराइजेशन करना चाहते हैं शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन के लिए, तो उनके पास ये आज़ादी होनी चाहिए, ये पावर्स होनी चाहिए। बट देखो इशू ये है कि ऑलरेडी 2004-2005 में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जजेस की बेंच ने सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स फॉर रिजर्वेशन के अगेंस्ट वर्डिक्ट दिया था। अब आपको पता है पिछला वर्डिक्ट 5 जजेस की बेंच का था, तो उस वर्डिक्ट को पलटा जा सकता है, ओवर रूल किया जा सकता है बड़ी बेंच के द्वारा। और अभी जो ये जजमेंट दिया गया है सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में, ये भी 5 जजेस की बेंच का है। तो अब इस पूरे मामले को भेज दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की बेंच के पास, मतलब भेजा जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बोल दिया गया है कि आप बड़ी बेंच को भेज दीजिए ये पूरा इशू, ताकि 7 जजेस की जो बेंच है फाइनली इस इशू को सेटल डाउन करे कि सब कैटेगराइजेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का हो सकता है रिजर्वेशन के लिए या फिर नहीं हो सकता है। तो ये हमने बात की कंटेस्ट की। अब सिस्टमेटिक ढंग से इस पूरे इशू को समझते हैं। सबसे पहले तो आप रिजर्वेशन का मतलब बता दीजिए। मतलब डेफिनेशन काफ़ी बार लिखनी पड़ जाती है आंसर्स में, तो आप क्या लिखोगे। रिजर्वेशन देखो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म है। रिजर्वेशन दिया जाता है मार्जिनलाइज सेक्शंस में इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, और मार्जिनलाइज सेक्शंस के साथ जो पास्ट में सोशल और हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसको एड्रेस करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसा आपको पता है हमारे देश में कुछ सेक्शंस के साथ पास्ट में काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, कास्ट के नाम पर अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया गया था। तो पास्ट में जो इनजस्टिस उसको एड्रेस करने के लिए कुछ सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन एक प्रकार से प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है मार्जिनलाइज सेक्शंस को, ताकि वो आसानी से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को एक्सेस कर सकें। तो ये कुछ बेसिक बातों की हमने बात की। अब बात उठती है कि वाई सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। जैसा देखो हमने शुरुआत में डिस्कस किया, शेड्यूल कास्ट के अंदर भी कुछ कास्ट ऐसी हैं
जो बहुत ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड हैं, मतलब उनकी पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, बट अगर हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देखें जॉब्स में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो रिप्रेजेंटेशन उनकी बहुत कम है। जबकि शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, बट जॉब्स में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन्स में उनकी रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है। शेड्यूल कास्ट के अंदर ये जो इनइक्वालिटी है, ये देखो हाईलाइट होती हैं काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में, जैसे आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, इन्होंने स्पेशल कोटा इंट्रोड्यूस किया मोस्ट वल्नरेबल दलित्स के लिए। 2007 में बिहार ने महादलित कमीशन को सेटअप किया था ताकि शेड्यूल कास्ट के अंदर कुछ कास्ट को आइडेंटिफाई किया जा सके जिनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो काफ़ी पीछे छूट गई हैं। तमिलनाडु में एससी कोटा के अंदर अलग से 3% कोटा दिया गया अरुंधतियार कास्ट को, और इसके लिए जस्टिस MS जनार्थनम रिपोर्ट का सहारा लिया गया। मतलब जस्टिस MS जनार्थनम की रिपोर्ट के आधार पर यह 3% रिजर्वेशन दिया गया अरुंधतियार कास्ट को एससी कोटा के अंदर ही। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 16% एससी पॉपुलेशन होने के बावजूद जो अरुंधतियार कास्ट है, इनका रिप्रेजेंटेशन जॉब्स में सिर्फ 0 से लेके 5% के बीच में है। 2000 में जस्टिस रामाचंद्रा राजू की फाइंडिंग्स के बाद आंध्र प्रदेश असेंबली ने एक कानून बनाया, एक्ट बनाया। टोटल जो 57 शेड्यूल कास्ट हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, उनके बीच शेड्यूल कास्ट का 15% रिजर्वेशन बांट दिया जाए हर एक शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से। बट देखो, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स के पास ऐसी पावर नहीं है। कौन सी जजमेंट थी? 2004 की उस जजमेंट का नाम है EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। इसी जजमेंट से जो ओपिनियन है अभी हाल ही की जजमेंट की, वो अलग है। 2005 की भी वो जजमेंट 5 जजेस की बेंच की थी, और अभी जो जजमेंट आई है वो भी 5 जजेस की बेंच की है। इसीलिए ये पूरा इशू जो है अब 7 जजेस की बेंच को भेजा जाएगा। खैर, हमने ये सब एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। इवन पंजाब का भी एग्जाम्पल है। पंजाब ने भी कानून बनाया शेड्यूल कास्ट कोटा के अंदर वाल्मीकिज और मजहबी सिख्स को प्रेफरेंस देने के लिए, लेकिन इसे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, और जिस पर फाइनली अभी हाल ही की रूलिंग आई, यानी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपहेल्ड किया, लेकिन मामला जैसा हमने बार बार डिस्कस किया अब 7 जजेस की बेंच के पास। इसके बाद इवन हाल ही का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। हरियाणा की कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट बिल को अप्रूवल दिया जिसका नाम है हरियाणा शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन इन एडमिशंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल 2020। इस बिल में प्रोविजन किया गया है कोटा विद इन कोटा फॉर शेड्यूल कास्ट इन द स्टेट। अगर देखो सब कैटेगराइजेशन के पक्ष में दूसरे आर्गुमेंट्स की हम बात करें, तो जो आर्गुमेंट्स आप रिजर्वेशन के पक्ष में देते हो वही आर्गुमेंट्स आप सब कैटेगराइजेशन ऑफ रिजर्वेशन के पक्ष में भी दे सकते हो। रिजर्वेशन क्यों दिया गया था? हिस्टोरिकल इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए। बट देखो, सिर्फ कुछ ही कास्ट को रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, बाकियों को नहीं मिल रहा है। मतलब बाकियों के साथ जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था उसको एड्रेस सिस्टम नहीं कर पा रहा है। सब कैटेगराइजेशन सभी कास्ट को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए जरूरी है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए जरूरी है। जैसा हमने पास्ट एग्जांपल्स में डिस्कस किया कि कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा कम है जॉब्स में, जबकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट के लिए ज़रूरी है, और सबसे लास्ट में इक्वलिटी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है। अगर देखो आप सभी को मेरिट के बेस पे जज करना चाहते हो तो सबसे पहले उनको आप एक लेवल पे लेके आइए, तब उनको मेरिट के बेस पे जज किया जा सकता है। मान लीजिए ये रेस है, मान लीजिए बाकी लोग इस लेवल से भाग रहे हैं और एक इंडिविजुअल इस लेवल से भाग रहा है, पीछे से भाग रहा है, तो ये तो जल्दी पहुंचेंगे ना, और पीछे वाला जो है जिसके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है वो बाद में पहुंचेगा। तो पहले इस पर्सन को इतना कैपेबल बनाओ कि वो सेम लेवल पे आए, तब मेरिट को जज किया जा सकता है। अब देखो, इसके बाद
हम सब कैटेगराइजेशन के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं। दो तीन बातें तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो 2005 की जजमेंट में बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ये बोला था कि रिजर्वेशन दिया गया है जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है उसको एड्रेस करने के लिए। जो शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया है वो एजुकेशनल, इकोनॉमिक या फिर दूसरे फैक्टर्स पर नहीं दिया गया है। तो अगर शेड्यूल कास्ट के अंदर इनइक्वालिटी आ भी गई है तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन इकोनॉमिक या फिर एजुकेशनल क्राइटेरिया के आधार पर दिया ही नहीं गया था। शेड्यूल कास्ट के अंदर जितनी भी कास्ट आती हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया गया था, इस आधार पर सबको रिजर्वेशन दिया गया था। इसके बाद देखो 2005 की जजमेंट में जो एक और इंपॉर्टेंट बात बोली गई थी वो ये थी कि संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का प्रोविजन तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कौन सी कास्ट शेड्यूल कास्ट में आती हैं, कौन सी शेड्यूल ट्राइब्स में आती हैं। ये पावर छोड़ दी गई है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव को यानी प्रेसिडेंट को। तो आर्टिकल 341 के अनुसार प्रेसिडेंट के द्वारा जो कास्ट नोटिफाई की गई हैं वो आ सकती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर। एक स्टेट में जो शेड्यूल ट्राइब हैं वो दूसरे स्टेट की शेड्यूल ट्राइब से अलग हो सकती हैं। एक स्टेट की जो शेड्यूल कास्ट हैं वो दूसरे स्टेट की शेड्यूल कास्ट से अलग हो सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अनुसार 2018-19 में हमारे देश में टोटल 1263 कास्ट शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आती थी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप, यहाँ पर कोई भी कास्ट शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में नहीं आती हैं। यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स हैं, शेड्यूल कास्ट नहीं हैं। मतलब 2005 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि शेड्यूल कास्ट के अंदर कोई भी छेड़छाड़ स्टेट के द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये पावर्स तो प्रेसिडेंट के पास है ना। तो आप सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट करोगे तो मतलब ये आर्टिकल 341 के अगेंस्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट्स के पास आज़ादी होनी चाहिए सब कैटेगराइजेशन की। रीसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा अगर देखो स्टेट्स के पास पावर्स हैं डेमोग्राफिक असेसमेंट के बाद रिजर्वेशन देने की, तो उनके पास सब कैटेगराइजेशन की पावर भी होनी चाहिए रिजर्वेशन के लिए। इवन रिसेंट सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई उन्होंने देखो जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस का भी हवाला दिया। ये जो केस है 2018 का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट के अंदर भी क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को अपहेल्ड किया था। देखो ओबीसी के लिए तो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट है, लेकिन इस जजमेंट में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन के संदर्भ में शेड्यूल कास्ट के लिए भी क्रीमी लेयर के कंसेप्ट को अपहेल्ड किया था। तो सुप्रीम कोर्ट की अभी हाल ही में जो 5 जजेस की बेंच की जजमेंट आई उन्होंने जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस का भी हवाला दिया। बट वो पिटिशनर जो अपोज कर रहा था उसने कहा कि देखो ये 2018 की जजमेंट है, इसके खिलाफ ऑलरेडी अपील फाइल की गई है, तो आप ऐसी जजमेंट को आधार बना रहे हो जो अभी सेटल डाउन नहीं हुई है, जिसके खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू अपील फाइल की हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। खैर ये तो बीच में हमने थोड़ा सा रिसेंट जजमेंट की बात कर ली। हम बात कर रहे थे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब कैटेगराइजेशन की। तो 2-3 आर्ग्यूमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं 2005 की जजमेंट से। इसके बाद एक आर्ग्यूमेंट ये भी है, देखो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। विभिन्न स्टेट्स वोट बैंक के चक्कर में सब कैटेगराइजेशन करेंगे, कोई अलग गवर्नमेंट आएगी तो सब कैटेगराइजेशन को वो चेंज कर देगी, तो बार बार जो सब कैटेगराइजेशन है वो चेंज होता रहेगा, इससे इनस्टेबिलिटी सी आ जाएगी। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है, देखो 1976 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था शेड्यूल कास्ट कास्ट नहीं है, क्लास है। शेड्यूल कास्ट होमोजीनियस ग्रुप हैं जिनको सब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता इकोनॉमिक कंडीशंस के आधार पर। इस केस का नाम था स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस केस। तो ये हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस किए सब कैटेगराइजेशन के अगेंस्ट। अब बात करते हैं सजेशंस की।
देखो, आज़ादी को मिले ऑलमोस्ट 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। अभी भी कुछ कास्ट की जो कंडीशंस हैं खराब हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि रिजर्वेशन को जिस ऑब्जेक्टिव के साथ दिया गया था वो ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो सका है। क्योंकि आज़ादी के 75 ईयर्स पूरे हो चुके हैं, मतलब रिजर्वेशन दिए ऑलमोस्ट 75 साल पूरे हो चुके हैं, फिर भी कुछ कास्ट को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला है, उनकी कंडीशंस इंप्रूव नहीं हुई है, तो मतलब रिजर्वेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो जो डिबेट चलती है कि रिजर्वेशन को कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या इसमें रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, देखो रिफॉर्म्स तो लाने की आवश्यकता है ही। अगर ऐसे ही रिजर्वेशन चलता रहा तो फिर तो और भी बहुत सारे सालों तक चलता रहेगा। हमें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट तो करना होगा ना भाई, इतने सालों से रिजर्वेशन चला आ रहा है, उसका क्या फ़ायदा हुआ, कितनी कास्ट को उसका फ़ायदा मिला और किसको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। तो इन क्वेश्चंस का आंसर हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।